हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले उपचुनाव से जुड़ी खबरें। खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले का दौर शुरू हो चुका है। खंडवा लोकसभा और पृथ्वीपुर जोबट विधानसभा के लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया और इसी बीच कुछ बगावती सुर भी दिखे। खंडवा लोकसभा सीट के साथ ही पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा सीट पर नामांकन दाखिले का शोर रहा। दोनों ही दलों ने शक्ति प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी। खंडवा लोकसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, मंत्री मोहन यादव, मंत्री तुलसीराम सिलावट, हरदीप सिंह डंग, कमल पटेल, विजय शाह, उषा ठाकुर और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस की मौजूदगी में नामांकन पत्र भरा। वहीं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर राज नारायण सिंह पुरनी ने भी पूर्व PCC चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री PC शर्मा, लोकसभा उपचुनाव प्रभारी मुकेश यादव, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इनके अलावा पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अलीराजपुर की जोबट विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने SDM दफ्तर पहुंचकर मुहूर्त में अपना डमी नामांकन पत्र जमा किया। महेश पटेल शुक्रवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए मुख्य नामांकन पत्र जमा करेंगे। खंडवा में नामांकन दाखिले के बाद मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस कितना भी शक्ति प्रदर्शन कर ले, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर पूरी मजबूती से डटा है। विकास का रथ रुकेगा नहीं। विकास और जन कल्याण यही हमारा चुनावी मुद्दा है। इसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। शक्ति प्रदर्शन करें, हम जनता की सेवा करें। नामांकन दाखिले के बीच दोनों ही पार्टियों में बागी सुर भी सुनाई दिए। बीजेपी का गढ़ रही सतना की रैगांव सीट पर पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज और देवराज ने एक साथ मोर्चा खोल दिया। दोनों अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और देवराज बागरी ने नामांकन फॉर्म भरा। दरअसल इस सीट से पुष्पराज और देवराज के पिता जुगल किशोर बागरी ही विधायक थे, जिनके निधन के चलते उपचुनाव हो रहा है। यहाँ जब टिकट के लिए दावेदारी चल रही थी तब पुष्पराज और देवराज आमने सामने थे, लेकिन बीजेपी के प्रतिमा बागरी को टिकट देने के बाद वो एक साथ आ गए। वहीं जोबट सीट से कांग्रेस के बागी दीपक भोरिया को मनाने की कोशिश भी जोरों पर है। ऊपर का क्या निर्णय है, कैसे क्या हुआ है, किस तरह से जो है परिवार को छोड़ करके नए उम्मीदवार को सामने लाया गया है, मुझे बड़ा खुद आश्चर्य हो रहा, पूरी जनता जनार्दन को आश्चर्य हो रहा है। टिकट मांगने तक सबका अधिकार है। इसके बाद पार्टी को निर्णय ये लेना पड़ेगा कि कौन प्रत्याशी उपयोगी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी के रूप में आज मेरा मुहूर्त का फॉर्म था, जो एक खुशी की जो था। आज जो ने मैंने नामांकन भरा। नाराजगी और बगावत हर चुनाव में आम बात है। इन चुनावों में भी बागी नेताओं के वही तेवर दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि उनके चुनावी मैदान में आने से पार्टियों का चुनावी गणित कितना गड़बड़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी चुनावी कैलेंडर को जारी कर दिया। चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को रैगांव और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट का नामांकन भरा जाएगा। दरअसल उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी प्रदेश दफ्तर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक उन्होंने बुलाई थी, जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर कन्या पूजन करने का निर्देश दिया है। बीजेपी के चुनावी कैलेंडर के मुताबिक विजयदशमी के मौके पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता
घर घर जाकर पार्टी का ध्वज लगाएंगे, विजय संकल्प लेंगे और सभी विधानसभाओं में 7-7 चुनावी सभाएं की जाएंगी और इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा एक दिन में 3 से 4 सभाएं करेंगे। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 10 अक्टूबर तक सभी मंडल दफ्तरों के शुभारंभ कर दिए जाएंगे। 15 अक्टूबर तक के कार्यक्रम आज चुनाव प्रबंधन समिति में हम लोगों ने तय किए हैं। तो 2 विधानसभा के नामांकन कल होंगे और आज खंडवा लोकसभा का नामांकन होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन का कार्यक्रम घर घर जाके कन्या पूजन कार्यक्रम करेंगे। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के पहले एक बार फिर बढ़ती महंगाई, बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। ट्वीट में कमलनाथ ने कहा, प्रदेश में कोयले का भारी संकट बना है, जिससे बिजली का उत्पादन निरंतर घट रहा है। बिजली संयंत्रों की कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं और कोयले का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। इससे प्रदेश में बिजली संकट बढ़ रहा है। किसान खाद, यूरिया को लेकर परेशान हैं। युवा रोजगार को लेकर चिंतित हैं। चयनित शिक्षक नियुक्ति पत्र को लेकर दर दर भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने त्योहारों के सीजन को देखते हुए लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। गृह मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें डीजे और दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दाम पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर कांग्रेस को बोलने का हक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब से ही दाम बढ़े हैं। गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग्स माफिया या कारोबार के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता सूचना देते हैं तो गलत क्या है। ड्रग्स माफिया के तार मध्य प्रदेश से जुड़े हैं या नहीं, इसकी हम जांच करेंगे। अब इस गाइडलाइन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी डीजे के बारे में, ढोल के बारे में, रात के 10 बजे तक की, उसको ध्यान में रखकर वो बजा सकते हैं। कि कांग्रेस को अधिकार कहां से आ गया पेट्रोल डीजल पे? इन्होंने घोषणा पत्र में अपने में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पेट्रोल डीजल कम कर देंगे, और इन्होंने ही माने उल्टा किया। जब इनकी सरकार 15 महीने रही तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, हमने थोड़ी बढ़ाए। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर बयान दिया। उन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन के ड्रग्स मामले को लेकर कहा कि जो लोग पैसे कमाकर अच्छे कामों पर खर्च नहीं करते, उनकी संतानें ऐसी ही निकलती हैं। साथ ही उन्होंने शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो कहते थे हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं। सिर्फ ग्लैमरस जो दुनिया होती है उसको उन्होंने अपनाया है, बाकी धरातल पर जो एक जीवन होता है उसको वो ज़्यादा स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए इन चीज़ों का सहारा उनको लेना पड़ता है। और जिसके पास अति धन हो जाता है और वो अच्छे कामों में खर्च नहीं करता, तो उनकी संतानें इस प्रकार से काम करती हैं। मध्य प्रदेश में थैंक यू मोदी अभियान पर जमकर सियासत हो रही है। नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री तक गवर्नेंस के 20 साल पूरा होने पर भाजपा अन्न महोत्सव मना रही है। बीजेपी कार्यकर्ता पीडीएस राशन दुकानों पर राशन लेने वाले हितग्राहियों से पोस्ट कार्ड के ऊपर थैंक यू मोदी जी लिखवा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश की शिवराज सरकार 5 महीने का राशन मुफ्त में दे रही है। राशन लेने वाले हितग्राही पोस्ट कार्ड पर थैंक यू मोदी जी लिख रहे हैं। इसे प्रधानमंत्री मोदी के पते पर पोस्ट किया जाएगा। 25,000 से ज्यादा राशन दुकानों पर यह आयोजन लगातार हो रहा है। कांग्रेस थैंक यू मोदी अभियान पर सवाल उठा रही है। अन्न उत्सव, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव का जो अभियान है, ये लोगों के जीवन बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दिया है। आज हम सब लोग इस अभियान में जुड़े हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आपने देखा कि लाखों लोग, करोड़ों लोग माननीय प्रधानमंत्री को गरीब कल्याण की योजनाओं पर पोस्ट कार्ड के माध्यम से बधाई और उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। हिंदुस्तान में ये दिन भी देखना पड़े कि 5 रुपए का गेहूँ
सरकार मुफ्त में दे रही है उसी के टैक्स के पैसे से, और उसके बाद उससे थैंक यू लिखवा रही है। अभी झोले से इनका दिल नहीं भरा था, झोले पे अपनी तस्वीर छपवाने से दिल नहीं भरा था, तो अब जो है थैंक यू भी लिखवाने लगी। जबलपुर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोला। कांग्रेस ने विरोध में अर्थी जुलूस निकालकर महंगाई का पुतला जलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब से देश में बीजेपी की सरकार आई तब से लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और इसके कारण लोगों का बजट बिगड़ रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि सरकार महंगाई कम कर आम लोगों को राहत नहीं देती तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेगी। आम जनता परेशान है, लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान है, तो सारे के सारे लोग परेशान हैं। इसके बाद भी ये जो है इनके कानों में जू तक नहीं रहेंगे। इसके विरोध में आज हम लोगों का ये प्रदर्शन था। मध्य प्रदेश में 12,043 पदों पर की गई शिक्षकों की भर्ती कानूनी दांव पेंच में उलझ गई। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। इसके बाद हाल ही में सरकार ने 12,043 पदों पर चयन की अंतिम सूची जारी कर दी। अब राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में एक आवेदन पेश करते हुए शिक्षक भर्ती पर कोर्ट की सहमति मांगी है। हाईकोर्ट में पेश आवेदन में राज्य सरकार की दलील है कि 12,000 पदों पर शिक्षक भर्ती एक्सपर्ट से कानूनी राय लेकर की गई, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संकाय छोड़कर बाकी विषयों के शिक्षकों की भर्ती की गई। आवेदन में सरकार की ओर से दलील है कि प्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं। बच्चों को शिक्षा का मूलभूत अधिकार देने के लिए टीचर्स की भर्ती जरूरी थी। हाईकोर्ट में दायर राज्य सरकार के आवेदन पर ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं के साथ 25 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। आज वकीलों की हड़ताल के चलते हाईकोर्ट में पैरवी नहीं की गई और इसी वजह से राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में यह आवेदन असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन ने पेश किया। लगभग 41 याचिकाओं की सुनवाई थी माननीय न्यायालय में। जो आवेदन दाखिल किए हैं उन आवेदनों को रिकॉर्ड पर लिया गया और माननीय न्यायालय ने समस्त प्रकरणों की आगामी सुनवाई 25 अक्टूबर निर्धारित की है। ग्वालियर में राजपथ के निर्माण के साथ सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसे एक नेता विशेष को खुश करने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने का आरोप लगाया। पूरे मामले में बीजेपी बचाव करती दिख रही है। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए समझें। आजादी से पहले ग्वालियर के महाराजा सिंधिया के महल जयविलास पैलेस से कुलदेवी मांडरे की माता तक जाने के लिए जो विशेष मार्ग बनाया गया था, अब उसी मार्ग को ग्वालियर की स्मार्ट सिटी की बजट से 300 करोड़ रुपए खर्च कर इसे स्मार्ट रोड में तब्दील किया जा रहा है। ये रोड केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निवास महल जयविलास पैलेस के सामने से होते हुए अचलेश्वर मंदिर, सिंधिया की छतरी, MLB कॉलेज, मेडिकल कॉलेज होते हुए कंपू के रास्ते तक आगे जाएगी। ये जो स्मार्ट रोड है, हर स्मार्ट सिटी की तरह ग्वालियर स्मार्ट सिटी में भी स्मार्ट रोड का काम करा जा रहा है। ग्वालियर में करीब 15 किलोमीटर की रोड है जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने दी हुई है। इस रोड पर कम से कम 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रोजेक्ट पूरा होने तक खर्च की रकम बढ़ाई भी जा सकती है। इस प्रोजेक्ट में 1 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों ओर छोटे छोटे पार्क विकसित किए जाएंगे। MLB कॉलेज के बाहर और कटोरा ताल के पास वाटर बॉडी भी बनाई जाएगी और यहाँ पर फव्वारे भी लगाए जाएंगे। सुबह शाम सैर करने वालों के लिए पैदल मार्ग भी बनाया जाएगा। बिजली के सभी तार अंडरग्राउंड किए जाएंगे। बारिश के पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड नाली बनाई जाएगी। स्ट्रीट लाइट भी बदल दी जाएगी। वैसे कुछ साल पहले ही करोड़ों रुपए खर्च कर इस रोड को थीम रोड के रूप में डेवलप किया जा रहा था। उस समय हुए विकास कार्यों को तोड़कर एक बार फिर से इस सड़क को राजपथ के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि सिंधिया को खुश करने के लिए सड़क निर्माण कराया जा रहा है। नालियों को, सड़कों को, नालों को सजाते संभालते तो ज्यादा अच्छा दिखता। अभी एक रोड पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है और इतना पैसा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मेरी समझ से परे है। शहर में राजपथ की जरूरत है कि हाँ भाई, पूरा शहर उखड़ा पड़ा है। अगर आप शहर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो छोटी छोटी सड़कें तैयार करें ना। किसी व्यक्ति विशेष के घर से आप सड़क का निर्माण करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके नेतार्थ कुछ और हैं। वो एक पायलट प्रोजेक्ट जैसा है और मेरा मानना है कि उसमें अभी CEO ने कहा भी कि
काम वो जल्दी हो रहा है, पूरा होगा तो पूरा हो जाएगा, तब उसके बारे में अपन और अच्छी तरह विचार कर सकते हैं ये क्या फायदा हुआ। राजपथ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाली मार्ग का ख्याल आता होगा, लेकिन अब ग्वालियर के महल से गुजरने वाली रोड भी जल्द ही राजपथ के नाम से जानी जाएगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और जबलपुर से एक बड़ी खबर देते हैं आपको। जेठ ने बहू की हत्या कर खुदकुशी की। आरोपी ने पत्नी को चाकू मारकर जख्मी किया। आरोपी महेंद्र ने सुसाइड नोट छोड़ा है और घरेलू विवाद को इस वारदात की वजह बताया। मृतक महेंद्र भाई के साथ खेती का काम करता था। गौसलपुर के कंजई गांव की घटना है। विजेंद्र पांडे जुड़ गए हमारे साथ में। विजेंद्र, बताएं क्या मामला है। पुनीत, गौसलपुर थाना क्षेत्र के कंजई गांव की एक घटना हुआ। महेंद्र नाम का एक संपन्न कृषक यहाँ रहता था, अपने भाई के साथ खेती का काम करता था। एक संयुक्त परिवार था, लेकिन पारिवारिक और घरेलू विवाद की वजह से अक्सर झगड़ा घर में होता था और इसी घरेलू विवाद के चलते एक उठाया गया। अपने छोटे भाई की पत्नी बहू पर उसने जानलेवा हमला किया, चाकुओं से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला उसकी ओर से किया गया और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसने खुद घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल मृतक की जो पत्नी है उसकी हालत गंभीर है, उसे जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इस पूरे मसले को अब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जिस तरह से बता रहे हैं कि एक पूरा घरेलू विवाद का मामला कैसे खूनी मामले में तब्दील हुआ, कंजई गांव में ये पूरी घटना घटी है। वहीं विदिशा के लटेरी के झूकर जोगी गांव में ट्रैक्टर रखने को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बड़ा कि आरोपी ने दूसरे पक्ष के दो व्यक्तियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति को गंभीर हालत में विदिशा रेफर किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। कुल्हाड़ी से रविंद्र शर्मा को गर्दन में चोट लगी, जिससे वो अस्पताल आते आते एक्सपायर हो गए। 3 आरोपियों के खिलाफ में अपराध कायम हुआ है, तो तीनों को राउंड अप कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। ट्रैक्टर का पंजा उन्होंने रख दिया था अपने घर के सामने, तो उसको कोई समस्या हो रही होगी उससे। मुरैना में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 8 पिस्टल, 12 देसी कट्टे और 20 कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों से एक कार भी जब्त की। अधिकारियों के मुताबिक दोनों आरोपी मुरैना के रहने वाले हैं, जो खरगोन और अलीगढ़ से अवैध हथियार लाकर मध्य प्रदेश समेत यूपी, दिल्ली के आसपास के इलाकों में इनकी तस्करी करते थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। ग्वालियर में ठेका खत्म होने के बाद भी अवैध वसूली कर रही डैफोडिल कंपनी को बचाने के लिए प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अनुशंसा की है। प्रभारी मंत्री सिलावट ने कंपनी की ओर से कलेक्टर को दिए आवेदन पर लिखा है कि कंपनी की ओर से स्मार्ट सिटी पर लगाए गए आरोपों की जांच कर उन्हें अवगत कराएं। कंपनी की ओर से शहर में अवैध वसूली, पार्किंग का पैसा जमा नहीं करने समेत तमाम गड़बड़ियां की जा रही थीं। 2020 में स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में कलेक्टर, तत्कालीन निगम आयुक्त संदीप माकिन और स्मार्ट सिटी सीईओ ने कंपनी का ठेका निरस्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 2 सितंबर 2021 को स्मार्ट सिटी का ठेका निरस्त कर दिया। ठेका निरस्त होने के बाद भी कंपनी अवैध पार्किंग चला रही है। आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से अधिकारी आंखें बंद किए हुए हैं। उनकी शिकायतें, उनके कुछ जो अनुबंध थे वो पूरे नहीं हुए थे इसमें, प्लस कुछ शिकायतें आप ही लोग के माध्यम से करी गई थी, जिसमें कुछ अवैध वसूली, अनियमितताएं, इस प्रकार की चीजें आ रही थी। हमारे द्वारा जो कार्रवाई नियम अनुसार हमें करनी थी हमने करी है और आगे जो कार्रवाई होनी है हमारे वरिष्ठों के स्तर पे वो हम लोगों ने आगे करने के लिए फॉरवर्ड करी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।